हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। हम पिछले कुछ वीडियोस से या पिछले 2 वीडियोस से एम्स नागपुर के पेपर पे बात कर रहे हैं। 2 वीडियो तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 51 से बात करेंगे। Which mode of clinical application for qualitative research is considered to be the sharing of qualitative finding with the patient? कौन सा क्लिनिकल मोड या एप्लीकेशंस हम क्वालिटेटिव रिसर्च में कंसिडर करते हैं जिससे क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को शेयर किया जा सकता है पेशेंट के साथ में? ऑप्शन नंबर ए है कोचिंग, बी है एम्पैथी, सी है एंटीसिपेटरी गाइडेंस और डी है असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर थर्ड है एंटीसिपेटरी गाइडेंस ही हम पेशेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोचिंग नहीं दे सकते उसको। एम्पैथी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो क्वालिटेटिव रिसर्च के रिलेटेड नहीं आती है। असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस हम केवल इवैल्यूएशन के लिए कर सकते हैं, जबकि एंटीसिपेटरी गाइडेंस हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए बेस्ट होती है और यही हम फाइंडिंग जो होता है शेयर कर सकते हैं पेशेंट के साथ में। अगला क्वेश्चन है, थायमिन हैज़ बीन प्रेस्क्राइब फॉर एन एल्कोहलिक पेशेंट। द रेशनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मेडिकेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ। वो बोल रहा है कि थायमिन दे रहे हैं एक पेशेंट को, जो एल्कोहलिक पेशेंट था उसको, उसका रेशनल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का पर्पस क्या है, ये मेडिकेशन किसे प्रिवेंट करती है? ऑप्शन नंबर ए है हंटिंगटन डिजीज़, बी है एल्कोहलिक डिमेंशिया, सी है एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम्स एंड डी है वर्निक-कोर्सकोफ सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वर्निक-कोर्सकोफ सिंड्रोम एल्कोहलिक पेशेंट में हो सकता है अगर हम थायमिन ना दे तो, क्योंकि वर्निक्स का मतलब एंसेफेलोपैथी है, ब्रेन का इन्फेक्शन या डिजीज़ है। कोर्सकोफ जो होता है साइकोसिस होती है। और यहाँ हम थायमिन दे रहे हैं क्योंकि थायमिन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम थायमिन देते हैं वर्निक-कोर्सकोफ सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट रेलिवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए क्लाइंट विद COPD। COPD के लिए मोस्ट रेलिवेंट नॉलेज क्या होगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड बेस्ट यूजिंग ए नॉन रीब्रीदर मास्क, ब्लड गैसेस आर मॉनिटर यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर, हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स द सेंट्रल chemoreceptors, the medulla that makes the client breathe, and last option है oxygen at 1 to 2 liter per minute is given to maintain the hypoxic stimulus for breathing। COPD का पेशेंट है। COPD में मोस्टली जो है जो एम्फाइसेमा होता है उसे हम वो देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, और वहाँ पे हम ऑक्सीजन को कम से कम रखते हैं ताकि हाइपोक्सिक स्टिमुलस जो है वो ब्रीदिंग के लिए मेंटेन रहे। ठीक है, ब्रीदिंग की डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है COPD के पेशेंट में। तो ऑप्शन नंबर 4 है ऑक्सीजन 1 to 2 लीटर पर मिनट ही दिया जाता है COPD के पेशेंट में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू यूजिंग एविडेंस बेस्ड इन नर्सिंग प्रैक्टिस। कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन है जो एप्लीकेबल नहीं होता एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस में? ऑप्शन नंबर ए है टू एंश्योर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर गिवन टू ए पेशेंट, टू एंश्योर दैट यूज नर्सिंग डिसीजन आर बेस्ड ऑन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एविडेंस, द यूज ऑफ रिसर्च एविडेंस in nursing practice does not need to evaluate after it is used and implemented, and option number 4 evidence used in nursing practice must be appraisal for its validity and applicability। सभी ऑप्शंस यूज़ करते हैं, थर्ड ऑप्शन को छोड़ दीजिए क्योंकि थर्ड ऑप्शन में हम इवाल्युएट करने के लिए रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च एविडेंस होती है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए, इवाल्युएशन के लिए, जबकि यहाँ बोल रहे हैं कि हम यूज़ ही नहीं करते।
रिसर्च को हम यूज़ नहीं कर सकते इवैल्यूएशन के लिए, जबकि ये ऑप्शन गलत है। ये ही हम नर्सिंग एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करते, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, assessing the laboratory findings which result would the nurse most likely expect to find in a client that with chronic renal failure। कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग है जो हम क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, एक नर्स मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन नंबर है डिक्रीज सीरम कैल्शियम, ब्लड पीएच 7.2, पोटेशियम 6.5 मिली इक्वल पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 35 to 40 mg पर DL, पोटेशियम 3.5 मिली इक्वल पर लीटर, पीएच 7.35 एंड डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। थर्ड ऑप्शन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 15 mg पर DL, इंक्रीज सीरम कैल्शियम एंड क्रिएटिनिन 1 mg पर DL। फोर्थ ऑप्शन है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10 to 30 mg पर DL और क्रिएटिनिन 0.5 to 1.5 मिली इक्वल पर क्रिएटिनिन 0.5 to 1.5 mg पर DL। ऑप्शन नंबर ए देखिए, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, ब्लड पीएच भी कम है, एसिडोसिस हो रहा है और पोटेशियम का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो क्रोनिक रीनल फेलियर का ये कारण बन सकता है। इसके अलावा पीएच भी नॉर्मल है और ऑप्शंस में क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी नॉर्मल है, पोटेशियम भी नॉर्मल है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो ही एक फाइंडिंग है या हम क्रोनिक रेनल फेलियर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन। स्किन से वाटर लॉस को कौन रोकता है? ऑप्शन नंबर ए है मेलानिन, बी है केरोटीन, सी है क्रिएटिन एंड डी है कोलेजन्स। मेलानिन स्किन कलर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, केरोटीन एक प्रोटीन है, जबकि क्रिएटिन जो होता है एक लेयर है स्किन की, एक टिश्यूज़ है, क्रिएटिन टिश्यूज़ होते हैं जो स्किन में वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं और कोलेजन तो आपको पता ही है ब्लड कोगुलेशंस में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल हैव एक्सेसिव वरी और बिलीव दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इलनेस डिस्पाइट लैक ऑफ मेडिकल एविडेंस इज नोन एज। एक क्लाइंट है जो बहुत घबराया हुआ है दिमाग से, मतलब प्रॉब्लम है उसको, न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो फिजिकल आ रहे हैं, तो उस डिजीज़ को क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन नंबर ए है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, बी पेन डिसऑर्डर, सी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर एंड डी है फोबिक डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में एक साइकोसिस पेशेंट जो होता है वो समझता है या उसको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से फिजिकल सिम्टम आए तो उसको हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सनकन फोंटेनल इज अ साइन ऑफ। सनकन फोंटेनल किसका साइन है? ऑप्शन नंबर ए टर्नर सिंड्रोम, बी हाइड्रोसेफेलस, सी डाउन सिंड्रोम एंड डी है डिहाइड्रेशन। सनकन फोंटेनल डिहाइड्रेशन का साइन है, जबकि हाइड्रोसेफेलस का साइन जो होता है बल्जिंग फोंटेनल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्राइमरी हेल्थ केयर के कौन कौन से एलिमेंट है किसी एक को छोड़ के? हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशंस, प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैनेजमेंट का एक तरीका है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इज बाय। किसके द्वारा एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को हम डिस्पोज करते हैं? फर्स्ट है ऑटोक्लेविंग, सेकंड है म्युनिसिपल वेस्ट, थर्ड है केमिकल ट्रीटमेंट और फोर्थ है सेपरेट लैंड फिलिंग डिस्पोजल। अगर हम सेपरेट लैंड फिलिंग डिस्पोजल करें
तो बेस्ट रहता है एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक मेडिकेशंस का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रेडिली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से रिकवर होना पर्सन एक क्लाइंट का, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेंटल फ्रीडम, बी है एंड्रोजिनी, सी है रिसाइलेंस एंड डी है हार्डीनेस। ऑप्शन नंबर सी है रिसाइलेंस बोलते हैं हम किसी स्ट्रेसफुल पर्सन का या सिचुएशन का रिकवर होना, क्लाइंट में जो एबिलिटी होती है उसको हम रिसाइलेंस बोलते हैं। एंड्रोजिनी अलग चीज़ है, एंड्रोजिनी के बारे में बता देता हूँ। एंड्रोजिनी सेक्स और जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड्रोजिनी के अंदर दोनों सिम्टम्स होते हैं या दोनों साइन होते हैं, मेल के और फीमेल के, उसको हम एंड्रोजिनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथड इन विच सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है क्यू शॉर्ट मेथोडोलॉजी, बी कंटेंट एनालिसिस, सी डेल्फी टेक्निक एंड डी है मेटा एनालिसिस। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, डेल्फी टेक्निक बोलते हैं हम उसको। बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं एक साथ ही एक्सपर्ट के द्वारा बहुत सारे राउंड्स के अंदर, तो उसको हम डेल्फी टेक्निक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन म्यूकस एंड सीएसएफ फ्रॉम ए नेजल डिस्चार्ज। एक पेशेंट के नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दिखाई देने में सेम है वो, सीएसएफ और नेजल डिस्चार्ज सेम दिख रहा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो सीएसएफ है या फिर नेजल डिस्चार्ज है? ऑप्शन नंबर ए है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी प्रोटीन, सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डी है ग्लूकोज। नेजल डिस्चार्ज में सब हो सकता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, प्रोटीन मिल सकता है, जबकि ग्लूकोज केवल सीएसएफ में ही मिलेगा, नेजल डिस्चार्ज में नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द नर्स इज इन्फॉर्म दैट ए क्लाइंट विद ए लार्ज सर्जिकल इंसिजन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटेंसिव केयर यूनिट टू द सर्जिकल यूनिट। What medication does the nurse anticipate the physician will order for this client? ऑप्शन नंबर ए है एस्कॉर्बिक एसिड, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स एंड डी है मैफिटोन। ऑप्शन नंबर ए देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी बोलते हैं हम इसको, और ये वुंड हीलिंग में इम्प्रूवमेंट करती है या वुंड हीलिंग में मदद करती है, वुंड को हील करती है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि वो एक सर्जिकल पेशेंट है, लार्ज सर्जिकल इंसिजन लगा है, तो हमें उसका जो वुंड है वो हील करना है जल्दी से जल्दी, तो एस्कॉर्बिक एसिड हम उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या एंटिसिपेट कर सकती है नर्स कि फिजिशियन उसको एस्कॉर्बिक एसिड प्रेस्क्राइब करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शन द कॉर्पस ल्यूटियम इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर ए T4 एंड TSH, बी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सी है कोर्टिसोल एंड थायरोक्सिन, डी है LH एंड FSH। ऑप्शन नंबर बी देखिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के अलावा 2 हार्मोन और सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, इनहिबिन और रिलैक्सिन। जब कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाता है 6 से 8 वीक पर, और प्लासेंटा स्टार्ट कर देता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन शुरू करना, और मैक्सिमम जब प्लासेंटा 12 वीक पे बन जाता है तो मैक्सिमम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होते हैं प्लासेंटा से पहले। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ ए नर्स एक्सपीरियंस इन ए स्पेसिफिक क्लिनिकल एरिया, द टाइम द नर्स हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप द नर्स हैज़ फॉर्म विद क्लाइंट। ऑप्शन नंबर ए है नोविंग क्लाइंट, बी लीडरशिप, सी पर्सनल एथिक्स एंड डी है एबिलिटी टू डेलीगेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर नर्स एक्सपीरियंस करती है स्पेसिफिक क्लिनिकल एरियाज़ को
तो क्लाइंट को जानना ही उसके लिए इम्पोर्टेंस होता है, या उसका रिलेशनशिप, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है नर्स की, वो है क्लाइंट को जानना पहचानना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस टू रिड्यूस स्ट्रेस इन ए प्री टर्म इन्फेंट एट 32 वीक गेस्टेशन। एक प्री टर्म इन्फेंट है, उसने जन्म ले लिया, बर्थ ले लिया 32 वीक पर, तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है एन एटीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन व्हेन प्रोन एंड साइडलाइन, बी है सेंसरी स्टिमुलेशन इंक्लूडिंग सेवरल सेंसेस एट ए टाइम, सी है कंगारू केयर, एंड डी है टेक्टाइल स्टिमुलेशन अंटिल साइन ऑफ ओवर स्टिमुलेशन डेवलप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होता है प्री टर्म इन्फेंट का कंगारू केयर। कंगारू केयर दे सकते हैं हम उसको ऑल टाइम, मिनिमम 1 आवर तक, मैक्सिमम 24 आवर तक हम दे सकते हैं कंगारू केयर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरी कंसीडर पीपल्स इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर सूटेड टू लीडरशिप। लीडरशिप की कौन सी थ्योरी को कंसीडर किया जाता है एक सिचुएशन के हिसाब से, पीपल्स इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज़, कुछ क्वालिटीज़ को पाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है कंटीजेंसी थ्योरीज, बी ट्रेड थ्योरीज, सी सिचुएशनल थ्योरीज, एंड डी है बिहेवियरल थ्योरीज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सिचुएशनल थ्योरी, क्योंकि यहाँ सिचुएशन दे रखी है तो सिचुएशनल थ्योरी ही हम यूज़ करते हैं लीडरशिप की। अगला क्वेश्चन है ओलिगोहाइड्रेमनियोज इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ओलिगोहाइड्रेमनियोज किस कंडीशंस में हम, या किस कंडीशन से रिलेटेड है, किस कंडीशन में ओलिगोहाइड्रेमनियोज मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है रीनल एजेनेसिस, बी है इसोफेजियल एट्रेजिया, सी है एनेंसिफेली और डी है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए है रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस का मतलब किडनी बनी ही नहीं, पूरी नहीं बनी, तो यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो ओलिगोहाइड्रेमनियोज मिलेगा। तो ओलिगोहाइड्रेमनियोज से रिलेटेड है रीनल एजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वन फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज। इनमें से कौन सा एक फंक्शन है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। ऑप्शन नंबर ए है स्टिमुलेटिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड, कॉन्स्ट्रिक्टिंग ऑफ प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ हेयर मसल्स, एंड फोर्थ है एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही काम है या फंक्शन है। यहाँ अगर डायलेट होता पीपल तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक को हम रेस्ट और डाइजेस्ट के रूप में लेते हैं, जबकि सिंपैथेटिक को फाइट एंड फ्लाइट के रूप में लेते हैं। यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसलिए हम कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल्स को आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है यूजिंग प्रिसाइज मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम एंड अराइव दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। प्रिसाइज मेथड है जो इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉब्लम को एंड अराइव करता है सॉल्यूशंस को, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, बी है क्रिटिकल थिंकिंग, सी है ट्रायल एंड एरर, डी है प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए है साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड होता है इन्वेस्टिगेट करना प्रॉब्लम को और सॉल्यूशंस को अराइव करना, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए 22-year-old मेगा कम टू द डॉक्टर बिकॉज ऑफ ए मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, शी हैज़ hypothyroidism for which she take thyroxine, she has an artificial heart valve for which she takes Coumadin, and she recently started tetracycline for acne, urine human chorionic gonadotropin is positive, which of the following medication should the patient continue to take during pregnancy। एक 22 साल की मेगा है जो डॉक्टर के पास आई है मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड को लेकर, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसकी वजह से वो थायरोक्सिन ले रही है।
आर्टिफिशियल हार्ट वॉल है, इसलिए वो क्यूमेडिन ले रही है। ठीक है, अभी स्टार्ट करा है, एकने है उसको, फोड़े फुंसियाँ हैं मुंह पे, तो टेट्रासाइक्लिन लेना शुरू किया है और HCG भी पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी मेडिकेशन है इनमें से जो हम प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए टेट्रासाइक्लिन, बी क्यूमेडिन, सी है थायरोक्सिन और डी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑप्शन नंबर सी है थायरोक्सिन। इसके अलावा सारी मेडिकेशंस हमें बंद करनी होती है या फिर डॉक्टर्स के ऑर्डर फॉलो करने होते हैं मेडिकेशंस को लेने के लिए। तो थायरोक्सिन तो हम चालू ही रखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द जंक्शंस एट विच एन इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनोदर इज कॉल्ड। ऐसा जंक्शंस जहाँ पे इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उस जंक्शंस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टिमुलस, बी है नर्व मैसेज, सी है सिनेप्स एंड डी है एक्सोन। तो ऑप्शन नंबर सी है सिनेप्स बोलते हैं हम उसको। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है तो उस जंक्शंस को जो होता है वो सिनेप्स बोला जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, एम्स नागपुर का पूरा पेपर हो गया है।